गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आपका सीटेट जुलाई 2023 सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो भी अभ्यर्थीगण, शिक्षक बंधु जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट को पास करने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, इसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि आपके लिए वही सारा प्रश्न को लेकर के हम आते हैं जो आपके लिए सीटेट परीक्षा पास करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर को हम आपके प्रीवियस ईयर से ही लिया जाता है, और सभी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर ही है। और आपका ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जैसे होता है ना कि एक ओल्ड पैटर्न से आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी न्यू पैटर्न जो है उस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं तो आपका सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसलिए आप जो न्यू पैटर्न है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लिए स्कोर हो पाएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी जो है, सीडीपी का आज हम क्वेश्चन पेपर को लेकर के आ रहे हैं। और आपका सभी का टारगेट होना चाहिए सीडीपी में 30 में 30, यानी आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो आपका सीबीटी बेस्ड जो एग्जाम हुआ था सीटेट का, सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंस होगा आने वाले जुलाई जो 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न है। और आपका यह 9 जनवरी आप देख पा रहे हैं, 9 जनवरी 2023 मतलब सबसे लेटेस्ट। इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है? जब आपका दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा था, तो 9 जनवरी 2023 को यह क्वेश्चन पेपर पूछा गया था सीटेट के एग्ज़ाम में, जो 9 जनवरी 2023 में जो हुआ था। तो ये आपका आज का जो क्वेश्चन पेपर है, आपका टोटली आपका ओरिजिनल सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 9 जनवरी 2023 में आपका सीडीपी का जो पेपर है, इसको आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और पूरा देखेंगे, और आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और टारगेट होना चाहिए सभी का कि सीडीपी में आपका 30/30 मतलब 30 में 30 आउट ऑफ 30 आपको मार्क्स आना चाहिए। ये टारगेट रहेगा, 1-2 नंबर कम होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 25-26 जो भी आएगा तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा स्कोर आपका एग्जाम को क्रैक करने में। लेकिन आप टारगेट होना चाहिए 30 में 30, क्योंकि 15 नंबर तो पेडागोजी है और 15 नंबर का इसमें तो पूरा का पूरा क्या है सीडीपी है वो, ये तो 30 में 30 क्या है, पेडागोजी है। चलिए तो इसमें बस थोड़ा सा होता है, इसका सिलेबस भी हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द ही। आपका सीटेट का जो किस चैप्टर से क्या आएगा उसको भी हम, और उसका चैप्टर वाइज भी महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो महत्वपूर्ण टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। और आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो को अपलोड करेंगे जो कि आपका टू द पॉइंट होगा। ये नहीं कि जो पूछा जाता नहीं है उसको अपलोड करेंगे, नहीं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपका जो आपका भाग 1 है आपका सीडीपी का, जो 5 ये देखिए सीटेट के एग्जाम में आपका पेपर 1 के लिए जो आपका 5 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और आपका सेक्शन 5। तो इसका आपका सेक्शन 1 है जो आपका सीडीपी से क्वेश्चन रहता है, जो आपका 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी में रहता है। तो इसी को आज हम सेक्शन 1 को करने वाले हैं। चलिए, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, सबके लिए सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर वो कॉमन ही होता है, कॉमन फॉर ऑल। ये सबके लिए यूजफुल है ये वीडियो, चाहे पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पेपर 2, दोनों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बाल विकास जो शिक्षा शास्त्र का जो पहला सवाल है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। किससे विकास प्रभावित होता है? यह आपका अनुवांशिकता, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक नीतियों से। तो आपको ये सब चीज़ को आपको ऑप्शन में आपको ये करके लिखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एक और 2, केवल 2 और 3, 1 2 3 या केवल 1 2 3 4। तो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, ऑल में आप ज़्यादा सही करने का प्रयास करिए। आपका ट्रिकी है जो आपको 90% क्वेश्चन में आपको ये काम करेगा। जब आपका माइंड काम नहीं करेगा तो इस तरह का रहेगा, जो ऑप्शन को इस तरह का ऑप्शन दिखेगा कहीं पर, तो ज़्यादा जिसमें सभी क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम रहेगा उसको ज़्यादा सही करने का प्रयास करें और 90% आपका क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका इसमें क्या है, 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, ऑल है, इसलिए आपका ये इस तरह क्वेश्चन आप 90% सही होने का चांस हो रहेगा, 10% ही आपका रहेगा। आप नहीं जान रहे हैं तो 10% पॉसिबिलिटी में कहे जाएंगे, तो 90% में चलो ना, जो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका आनुवांशिकता से भी विकास प्रभावित होता है, शिक्षा से भी विकास प्रभावित होता है, और संस्कृति से भी शिक्षा जो है विकास प्रभावित होता है, और आपका सामाजिक नीतियों से भी विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा 1 2 3 4, तो सभी से, यानी आनुवांशिकता, शिक्षा, संस्कृति और राजनीतिक सामाजिक नीतियों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास के क्षेत्र में जो है हाल ही के जो सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास जो प्रभावित होता है वो आपका आनुवांशिकता, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियों। तो इस तरह का प्रश्न को आप जहाँ पर भी देखेंगे और नहीं जान रहे हैं तो उसको आप ऑल में करने की कोशिश करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपका सबसे अधिक क्या है, डी में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, बच्चों का विकास किस प्रकार होता है। बच्चों का विकास किस प्रकार होता है, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, या फिर अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, या फिर पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, या फिर केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, यानी जो विकास बच्चों का जो विकास हुआ क्या हुआ, व्यवस्थित रूप से होता है, लेकिन परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, नहीं सबका अलग अलग होता है, लेकिन विकास तो व्यवस्थित सही क्रम से ही होता है। ऐसा नहीं कि मतलब वह विकास का जो ये विकास बच्चों का जो विकास हुआ व्यवस्थित रूप से होता है, नहीं एक क्रम में होता है, एक क्रम में होता है, लेकिन सभी बच्चों का क्या होता है, अपना अपना विकास का दर अलग अलग होता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यक्तिक होता है, नहीं ऐसा नहीं कि हर बच्चा का एक जैसा विकास होता नहीं, लेकिन सबका विकास होता तो व्यवस्थित रूप से, सबका क्रम में होता है, लेकिन सब बच्चे का अलग अलग रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डैश प्राथमिक कारक जिसको संस्था है, और डैश द्वितीयक कारक संस्था, यानी आपका प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक बताना, यानी प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था क्या है, परिवार, पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल, आस पड़ोस, या फिर संचार माध्यम, या परिवार, या फिर कानून, धार्मिक संगठन। तो आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि ये आपका क्या है, छोटे बच्चों का जो समाजीकरण का जो आपका प्राथमिक कारक है या संस्था है, वह क्या आपका परिवार है। क्या है आपका परिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परिवार, क्योंकि परिवार जो है क्या है आपका प्राथमिक कारक है। परिवार क्या है, प्राथमिक कारक है, प्राथमिक संस्था है, क्योंकि बच्चा परिवार से ही सब चीज़ को वो एडॉप्ट करता है, सीखता है। तो परिवार क्या है, बच्चों का प्राथमिक कारक है। और दूसरी कारक यानी द्वितीय कारक क्या है आपका पुस्तकालय। क्या है यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या आपका सेकेंडरी है, ठीक है। तो प्राइमरी फैक्टर में क्या हो जाएगा, परिवार आ जाएगा, फैमिली हो जाएगा, और पुस्तकालय जो लाइब्रेरी जो होगा वो आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। परिवार आपका प्राथमिक कारक होता है और पुस्तकालय आपका द्वितीय होता है। पहले परिवार से जो कुछ सीखने को होता है बच्चे को वो यहाँ से सीख लेता है, उसके बाद जो पुस्तकालय वो तो बात कर है वो सेकेंडरी में आता है। तो प्राथमिक कारक क्या है, परिवार बच्चों के समाजीकरण में, और पुस्तकालय क्या है दूसरी कारक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। देखिए जीन पियाजे जो है एक मनोवैज्ञानिक था जिसने क्या है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रस्तुत किया। जो आपका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत हुआ 4 ये प्रकार में उसको बांटा गया। तो आप इसको आप बहुत सारे वीडियो में यह बात हम बताएं कि जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो उसको कितने वर्ग में बांटा गया, 4। तो 4 वर्ग में जो बांटा गया, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि हाँ कि आप यहाँ पे देखिए संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक, ये 4 जो है वो विकास का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का
मतलब वर्गीकरण किया गया है, 4 अवस्था है उसका, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्था है। तो उसमें आपका यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे जो है किस अवस्था में बीते हुए समय और वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है आपका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे जो है वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि हम संवेदी गत्यात्मक अवस्था क्या है, नहीं इसके बारे में जो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप आगे क्वेश्चन को भी आप करने में सक्षम रहेंगे। चलिए जीन पियाजे द्वारा जो आपका संज्ञानात्मक विकास को जो प्रतिपादित किया है तो उसकी अवस्था कितना बताया गया, 4। क्या है आपका पहला अवस्था आपका क्या है, आपका संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो आपका उसको इंद्रियगामक अवस्था भी बोलते हैं, जो आपका 0 से 2 वर्ष है। यह क्या आपका, ये आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी जो आपका गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं, जिसको इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, जो 0 से 2 वर्ष होता है। और दूसरा अवस्था जो आपका बताया गया जीन पियाजे के द्वारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका क्या है, दूसरा अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा, जो आपका 2 से 7 वर्ष की अवस्था को माना गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और संवेदी गत्यात्मक को आपका इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, ठीक। और तीसरा जो आपका मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है आपका 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना गया है, जो कि आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम क्या है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा अवस्था जो आपका है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका यह क्या है 11 से 15 वर्ष की अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना गया है और जीन पियाजे के द्वारा, जो कि आपका उसको अमूर्त भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अमूर्त। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं और मूर्त को आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। चलिए, और आपका पूर्व को प्राक और संवेदी को आपका संवेदी गत्यात्मक को इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक को प्राक संक्रियात्मक और ठोस को मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक को अमूर्त। तो इस तरह से आपका इसका जो अवस्था का जो एज है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। और इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी आप जान लीजिए। देखिए, ये जो पहला अवस्था जो 0 से 2 है, उसमें क्या करता है बच्चा, वो जो है विभिन्न विभिन्न गुण को क्या करता है, वो नहीं वो सीख पाता है, यानी उसमें जो है उतना ज़्यादा विकास नहीं होता है। और जो दूसरा जो आपका है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या करता है वो बच्चा जो बच्चा ठोस जो आपका घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और उसके बाद वस्तु का विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु वह प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रिया करने में सक्षम होता है। और आपका जो ये पराकुला, तो आपका क्या बच्चा विकसित भौतिक गुणों के समझ नहीं कर पाता। इस तरह से आपका यह आप ज़्यादा ऐसा डेप्थ में नहीं पूछा जाता, बस आप इसको अवस्था जान लीजिए कि कितना अवस्था है जीन पियाजे द्वारा और फिर आपका किस अवस्था का आपका एज क्या है। तो जैसे आपका ये इसका क्या है 0 से 2, इसका क्या है 2 से 7, इसका क्या है 7 से 11, इसका क्या है 11 से 15। इसको किस किस नाम से इतना जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके लिए कॉन्सेप्ट वीडियो का आप देखेंगे और कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये तो आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं एग्जाम को प्रिपरेशन अच्छा कराने के लिए, इसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा हम लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, जीन पियाजे। अरे इतना जान लीजिए, जीन पियाजे क्वेश्चन नहीं रहेगा ऐसा होगा नहीं, सीडीपी का क्वेश्चन रहेगा जीन पियाजे बायोवर्सी, ये सब से तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए इसके बारे में तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी जो निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपका सहज क्रियाएँ, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा। स्कीमा स्कीमा चलिए, स्कीमा स्कीमा क्या है आप जानते हैं कि जो आपका पूर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो उसकी सहायता से नया कॉन्सेप्ट जो आप मिला के जो बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो है क्या होता है, विकास को किस तरह से आकार देता है। तो लेव वाइगोट्स्की के द्वारा जो आपका विकास को जो है संज्ञानात्मक, लेव वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है।
तो क्या है यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। संज्ञानात्मक क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और संस्कृति क्या हो जाएगा, संस्कृति। मतलब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, किसके द्वारा, कौन सा सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, संज्ञानात्मक और संस्कृति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जीन पियाजे से 2 क्वेश्चन था, लेव वाइगोत्स्की से भी 2 सिद्धांत क्वेश्चन है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है। तो लेव वाइगोत्स्की के ने जो संज्ञानात्मक विकास दिया का सिद्धांत दिया, इसमें किस भूमिका पर ज़्यादा बल दिया। तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, भाषा पर। किस पर, भाषा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा भाषा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भाषा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत आप कभी नहीं भूलेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग। नैतिक विकास जब भी आएगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग को आप याद करेंगे। और जो आपका संज्ञानात्मक विकास तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे और आपका नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग को याद रखेंगे। और संज्ञानात्मक विकास का जो भूमिका है वो आपका भाषा पर बल दिया किसने, लेव वाइगोत्स्की। केवल संज्ञानात्मक विकास बोलेगा तो आपका जीन पियाजे हो जाएगा, लेकिन उसका भूमिका किस, इसका भाषा पर बल देने वाला मनोवैज्ञानिक क्या था, आपका लेव वाइगोत्स्की। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, लेकिन आप कन्फ्यूजन में आपको जाना नहीं, बस भाषा पर बल दिया है तो वो क्या है, लेव वाइगोत्स्की। और जो संज्ञानात्मक विकास केवल बोलेगा कि संज्ञानात्मक विकास जो है जैसे आपका, तो संज्ञानात्मक विकास का बात है जीन पियाजे जो आपका चिंतन बुनियादी, तो क्या हो जाएगा आपका, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया, लेकिन उसमें भाषा पर वो नहीं दिया, लेकिन भाषा पर बल किसने दिया, तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना कन्फ्यूजन आपका कम होते चला जाएगा। और कन्फ्यूजन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को तो फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप कम प्रैक्टिस करें कन्फ्यूजन तो होगा। चलिए तो नैतिक विकास आएगा तो लॉरेंस कोहलबर्ग को कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका आगे और पढ़िए, देखिए साथ साथ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो यह नैतिक विकास को और भी वैज्ञानिक ने उसको साथ दिया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग तो है, इसके साथ और भी वैज्ञानिक है या और भी मनोवैज्ञानिक है, वो उसने भी उसका साथ दिया। तो वो मनोवैज्ञानिक क्या था, तो वो था आपका जीन पियाजे। देख रहे हैं ना, आगे ना, जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने मिलकर के नैतिक विकास को सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो जीन पियाजे को भी नहीं भूलिए, और लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं रहेगा, जीन पियाजे तो लॉरेंस कोहलबर्ग ही होगा। तो दोनों साथ साथ है, तो दोनों जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों मिलकर जो है नैतिक विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और दोनों क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन करने वाला जीन पियाजे, और उसका जो भाषा पर बल दिया किसने, तो भाषा पर बल दिया लेव वाइगोत्स्की। तो इस तरह से आप सभी को आप बार बार सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारा आपका जो प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद आप आसानी से इसको आप कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए। दृढ़, इसको जड़ बोलते हैं, गैर लचीला, लचीला या फिर अनजान। तो एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए, तो आपका लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला यानी फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दृढ़ मतलब कठोर, बहुत ज़्यादा कठोर रहेंगे तो फिर क्या होगा, उस पर बुरा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। तो इसलिए लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। सुनम्य यानी लचीला होना चाहिए। एक शिक्षण शास्त्री को, एक शिक्षक होने के नाते उसको क्या ऐसा होना चाहिए, लचीला। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि लब्धि जो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है। देखिए इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो होता है IQ, बुद्धि लब्धि, इस परीक्षण, इसका टेस्ट जो है वो की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है, इसका जो टेस्ट होता है उसका आलोचना क्यों किया जाता है। तो कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उसकी क्षमता है, इसके लिए आलोचना होता है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, इसके लिए उसका आलोचना होता है, या फिर बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन होता है, इसके लिए उसका आलोचना किया जाता है, या फिर संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय
प्राकलन है इसके लिए। तो इसका जो बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण की जो आलोचना प्राय किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी का मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, इसके लिए वो क्या होता है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों का आलोचना किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब इस तरह का तर्क सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तर्क वाला क्वेश्चन जो आपका अभिकथन और तर्क सभी क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है सभी सेक्शन में, चाहे CDP का हो, मैथमेटिक्स का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या फिर EVS का हो, किसी भी सेक्शन हो सीटेट का एग्जाम में आपका अभिकथन और आपका तर्क का क्वेश्चन आपको 2-3 देखने को मिलता है। तो इस तरह से 2-2 भी हुआ तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। क्यों कि हर एक सेक्शन में ये चीज़ तर्क और अभिकथन का क्वेश्चन देखने को मिलता है अब न्यू पैटर्न में जो CBT बेस्ड जो सीटेट का एग्जाम हो रहा है। तो इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छा से कर लेते हैं तो फिर 10 नंबर तो ऐसे ही आपका आसानी से आप लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान तो है नहीं लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए अभिकथन ए एसर्टन, ठीक है। जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका देखिए तर्क क्या है, रीजन देखिए क्या है। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखते हैं। देखिए तो ये आपका स्टेटमेंट था, ये आपका एसर्टन था, इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर आपका तर्क जो रीजन कारण। तो दोनों आप देख लिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका रीजन क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करता है। अब तीसरा ऑप्शन आपका ए और आर ए सही है और आर गलत है, मतलब कथन सही है और रीजन गलत है, यानी तर्क गलत है। और बोल रहा है चौथा बोल रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सही विकल्प का चुनाव करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक सेक्शन में हर एक भाग में ये इस तरह का क्वेश्चन आपको अभिकथन और तर्क वाला देखने को मिलता है। और आप इस तरह क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे तो आपका 10 नंबर तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। यदि आप कर लिए तो फिर 10 नंबर आपका ऐसे ही बढ़ जाएगा सीटेट के एग्जाम में। चलिए सीटेट का स्कोर में आपका 10 नंबर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सेक्शन में पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, और बहुत ही भारी नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब इसका अभिकथन सही है और रीजन इसका गलत है। अभिकथन क्या है आपका, अभिकथन आपका है जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका सही है, आपको प्रोत्साहित करेंगे। कोई भी प्रश्न से वो फंस गया है, कोई बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है, तो उसमें आपको प्रोत्साहित करने की जरूरत, उसको मोटिवेट कीजिए कि आपसे बन जाएगा, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश कीजिए हो जाएगा। ऐसा नहीं उसको डिमोटिवेट कर देंगे, आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करना। एक टीचर होने के नाते आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे आपका समझ से बाहर, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको वो क्वेश्चन नहीं उससे बन रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि आपसे बन जाएगा, कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, वो आपका बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चा को क्या होगा, हतोत्साहित नहीं होगा, और आपका आप हमेशा सकारात्मक विचार बच्चे के साथ रखेंगे। तो आपको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको उसको हतोत्साहित नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करना है। तो आपका यह कथन क्या है, सही है। कारण देखिए क्या है, तर्क क्या है, टीचर होने के नाते आप हमेशा उसको सपोर्ट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, और कोशिश थोड़ा करिए, और थोड़ा कोशिश करने से आपका ये बन जाएगा, नहीं आपको मोटिवेट करना है। रीजन देखिए क्या है, तर्क अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करते हैं। यह गलत है, ये आपका जो तर्क यह गलत है। अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करता है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। विद्यार्थी से तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होगा जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करें। नहीं, जब वो अच्छा से पढ़ा रहा है, अच्छा से वो पढ़ रहा है, तो वो सफलता की तो अपेक्षा करेगा ना, क्योंकि वो अच्छा टीचर का मतलब क्या है, बच्चा अच्छा अधिक से अधिक सफल हो। जब बच्चा अच्छा टीचर आप हैं और आपके स्टूडेंट सफल नहीं हो रहा है तो आप अच्छे टीचर कैसे कहलाएंगे। तो अधिक से अधिक प्रभावशाली, अधिगम तब प्रभावशाली होगा जब आपके अनुसार अधिक से अधिक सफलता बच्चा प्राप्त करे। तो कम से कम नहीं, अपेक्षा तो उसको रहता ही है कि अब इस बार इतना लाया, अगली बार उससे ज़्यादा
अच्छा बच्चा करे, या हमेशा यह आपका मानना होता है कि मान लीजिए इस बार इतना बच्चा सफल हो आप मेरा तो फिर अगले बार उससे ज़्यादा ही सफल हो, यह हमेशा अपेक्षा रहता है टीचर का। तो आपका रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोई टीचर चाहता है कि हमेशा उसका बच्चा का सफल नहीं हो, सफलता ही तो चाह रहा है ना, नहीं तो फिर वो शिक्षक का क्या मतलब है। शिक्षक तो बस उसका बच्चा अधिक से अधिक सफल हो, हर साल की अपेक्षा वो बढ़ते रहे, सफलता ग्रोथ क्या है, सक्सेस का रेट ग्रोथ जो है ज़्यादा करे, यही तो उसका अपेक्षा होता है एक शिक्षक का। चले तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चले अगला प्रश्न को देखते हैं। जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग डैश निर्मित है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या है, जेंडर क्या है आपका सामाजिक निर्मित है, जबकि लिंग क्या है वो जैविक निर्मित है। तो जेंडर क्या है सामाजिक निर्मित है और लिंग क्या है जैविक है। तो जेंडर सामाजिक निर्मित है जबकि लिंग जैविक निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जेंडर क्या है सामाजिक निर्मित है और जबकि लिंग क्या है वो जैविक है। देखिए जेंडर का मतलब होता है कि आपका पक्षपात करना, पक्षपात तो जो करता है जेंडर पक्षपात जो होता है वो समाज करता है, और लेकिन लिंग का जो निर्धारण होता है वो तो जैविक करता है, वो तो समाज नहीं करता है। वो लड़का होना या लड़की होना वो समाज के बस का बात तो है नहीं, वो तो लिंग तो क्या है जैविक निर्मित है। और जेंडर आपका समाज ही करता है। आपका लड़का और लड़की का जो भेदभाव होता है, या लड़का और लड़की में जो जेंडर जो आपका लिंग जो आपका रूढ़िवादी का जो ये आपका समाज करता है। समाज कहता है कि लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा है, लड़की से लड़के पढ़ने में तेज है, लड़का पढ़ने में तेज है, वो समाज करता है। लेकिन वो जो लिंग का निर्धारण जो होता है वो समाज नहीं करता। वो समाज नहीं बना देता है कि लड़की और लड़का, वो समाज वो सामाजिक जेंडर क्या है सामाजिक है, वो समाज तय करता है कि जेंडर में रूढ़िवादी होना या नहीं होना। लेकिन लिंग का जो निर्मित है वो जैविक है। वो लिंग तो समाज नहीं करता, वो तो आपका ईश्वर की यह है। तो आपका जेंडर क्या है सामाजिक निर्मित है और जबकि लिंग क्या है जैविक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रीवियस ईयर है और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जो आप सभी आप जान पा रहे हैं, ये जो सीडीपी का जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो आपका 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसी से ये प्रश्न को लिया गया है, और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि आपका अधिक से अधिक तैयारी हो सके और सीटेट में अच्छा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकें। इसके लिए मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैक्सिमम PYQ को आपके लिए चैनल पर अपलोड करें ताकि आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब 110 प्लस ही आपके लिए स्कोर सभी का हो, ताकि आपका और इसके लिए संभव है क्योंकि प्रीवियस ईयर कर लिए हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा संभव है। तो इसलिए असंभव नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पर विश्वास कीजिए और आपका जो कॉन्सेप्ट का है उसको भी आप पढ़िए। फिर उसके लिए जितना भी हो सकता है हम कॉन्सेप्ट का वीडियो भी अपलोड करेंगे। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए, यानी एक अध्यापक को सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग है उसको सरल हो, सिंपल हो, अच्छा हो, वो बनाने के लिए अधिगम में क्या प्राथमिकताओं या फिर व्यक्तिगत रूप से आप क्या अलग हो, इसके प्रति आप क्या करना चाहेंगे। तो हर अध्यापक को चाहिए कि बच्चा अच्छा से समझे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और वो सरल हो। ये नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत जटिल हो जाएगा तो फिर बच्चा वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी वो रुचि नहीं रखेगा आपके अधिगम में। तो अधिगम बहुत सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, तो आपको बच्चा क्या करेगा, रुचि पैदा उत्पन्न करेगा और वह सीखेगा भी। तो इस तरह से इसलिए बच्चा को सुगम हो, सहज हो, इसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए या फिर उसमें क्या करना चाहिए। तो आपको इसके लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस देंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस अधिगम को लर्निंग को आप सहज और सुगम बना सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, एक छोटी छोटी बात को आप उसको अच्छा से क्लास में कराइए, क्योंकि हर एक छोटी छोटी बात क्या होता है आगे जाकर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप हर एक छोटा छोटा ज्ञान, अति सूक्ष्म ज्ञान को आप इग्नोर करते चलेंगे, इग्नोर चलते ये क्या जान के करेंगे तो फिर इसके लिए आगे फिर आपका समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए आप हर चीज़ को महत्वपूर्ण दीजिए, हर एक चीज़ को महत्वपूर्ण मानिए, और इसके लिए आप एक टीचर के लिए वही होता है, हर छोटा छोटा चीज़ को कॉन्सेप्ट को बताते रह चलिए। इससे क्या होगा, अधिगम आपका सहज और सुगम बन जाएगा और बच्चा हर एक चीज़ को समझने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, यानी कि इग्नोर करें, इग्नोर नहीं करना है।
क्योंकि हर एक छोटा ज्ञान आपका बड़ा ज्ञान में तब्दील हो जाता है। हर एक सूक्ष्म नॉलेज, हर एक सूक्ष्म ज्ञान आपको एक बड़ा ज्ञान में तब्दील हो जाएगा कुछ दिन के बाद, क्योंकि आप हर एक सूक्ष्म ज्ञान को आप अर्जित करते रहेंगे, अर्जन करते एक दिन एक बड़ा ज्ञान में आप तब्दील हो जाएंगे। और नहीं तो फिर हर छोटा ज्ञान को आप इग्नोर करते चलेंगे, फिर आपके लिए क्या होगा, बड़ा ज्ञान कभी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उन्हें हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को महत्वपूर्ण मानना चाहिए एक अध्यापक के लिए। चलिए, तब जाकर के अधिगम सहज और सुगम बन पाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आकलन होता है, इवोल्यूशन जो होता है, जो टेस्ट वगैरह जो शिक्षक लेता है एक बच्चे का या फिर स्टूडेंट का, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी एक इवोल्यूशन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, आप क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। तो विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, या विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, या फिर संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना। नहीं, ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता पता करना, ऐसा नहीं, ये आपका आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो व्यापकता पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, बच्चा कितना सीख रहा है, वो प्रगति कितना कर रहा है, उसके प्रति समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, ये आपका आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। और दूसरा आपका क्या है, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। नहीं, पहचान करके क्या करेंगे, पहचान करने से उसका आकलन थोड़ा हो जाएगा। वो तो आप नंबर नहीं लाया, फेल हो गया, तो पहचान तो हो ही जाता है शिक्षक को कि कौन अच्छा है कौन खराब है, लेकिन उसको पहचान के भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आप विद्यार्थियों को सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना नहीं चाहेंगे, तो आपका ऐसा नहीं हो पाएगा। ये भी गलत है। विद्यार्थियों को ग्रेड प्रदान मान देना, ये भी गलत है। ग्रेड नहीं करना है, कौन तेज है कौन कमजोर, ऐसा नहीं करना है, ये तो निगेटिव थॉट है, एक निगेटिव कोड वर्ड है। तो आप शिक्षक होने के नाते आप किसी भी स्टूडेंट्स को आप उसको ऐसा नहीं कहें कि आप तेज हैं आप कमज़ोर हैं, नहीं, सबको आप प्रोत्साहित कीजिए। कमज़ोर हैं तो उसको ग्रेड मत दीजिए, अब ये कमज़ोर हैं ये अधिक हैं, ऐसा नहीं। तेज ऐसा करेंगे तो बच्चा का मनोबल गिर जाएगा और फिर वह अच्छा से वह आगे तैयारी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोबल नहीं गिरे, इसके लिए विद्यार्थियों को ग्रेड नहीं देना चाहिए एक शिक्षक को, क्योंकि मनोबल गिर जाएगा, बच्चा को बोलते हैं आप कमज़ोर हैं तो बच्चा कमज़ोर ही समझ लेगा और अपने आप को कमज़ोर ही हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना, सभी को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित किसी भी को भी नहीं करना। एक शिक्षक होने के नाते ऐसा अपना सकारात्मक विचार रखेंगे क्लास में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ये आपका सही हो जाएगा। यह विधि आपका सही है, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। ऐसा नहीं कि प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप तुरंत विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, ऐसा भी नहीं। विद्यार्थियों में परस्पर अंतर्क्रिया को ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो आपका जो विधि है, प्रविधि विद्यार्थियों में जो समालोचनात्मक चिंतन को जो प्रोत्साहित कर सकता है वो विधि क्या है, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। इसको सोचने के लिए समय दीजिए, बिना सोचे समझे वो कैसे उत्तर कर पाएगा, तो उसको समय मिलना चाहिए ना। आप कोई भी क्वेश्चन उसको पूछें और उसको तुरंत बोलेंगे उत्तर दो, ऐसा नहीं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ समय उसको मिलना चाहिए ना, सोचेगा समझेगा विचार विमर्श करेगा, उसके बाद तो उसको उत्तर देगा। तो उस विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना है, इसको सोचने के लिए समय दीजिए, तो आपका एक अच्छा विधि होता है और चिंतन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, क्योंकि वो सोचेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा, इसलिए उसको सोचने विचारने का समय मिलना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूढ़िबद्ध और स्थापित अवधारणाएं, फिर बाल केंद्रित उपागम, या फिर रचनात्मक आकलन, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से जो किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है, तो आपका रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर सभी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है, आप सभी जान रहे हैं। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन, पठन
वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो आपका स्केच बनाना, देखना, वाचन या सुनना। तो पठन वैकल्य जो है आपका प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्केच बनाना, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? स्केच बनाना। स्केच बनाना जो है क्या हुआ, कौशल में चुनौती का कारण बनता है। जो आपका पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से जो है स्केच बनाना जो है कौशल में चुनौती का कारण बनता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 18। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित जो है, जो दृष्टिहीन बच्चा है, उस विद्यार्थियों को आप सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं सैमपट पर लिखनी चाहिए, या फिर कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, या फिर लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, या फिर इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दृष्टिबाधित छात्र का मतलब होता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी का मतलब तो वो नेत्रहीन है, मतलब वो उसको दिखाई नहीं देता है। नहीं, दृष्टिबाधित है, दृष्टिहीन है। जिस बच्चे का दृष्टिहीन है वो नेत्रबाधित है, वो दिखाई उसको नहीं देता है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आप जितनी अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक सूचनाएं सैमपट पर लिखनी चाहिए। सैमपट पर लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे सूचनाएं, तो वो देखेगा कैसे? वो तो दिखेगा उसको नहीं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, उसको दृष्टिहीन है, वो नेत्रहीन है। तो उसको जब दिखाई नहीं देते तो वो तो आपका अधिक से अधिक सूचनाएं ब्लैक बोर्ड में लिखो या नहीं लिखो उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो इसलिए ऐसा नहीं है। अब इस तरह करेंगे तो वो दृष्टिबाधित को जो है सहजता से वो कुछ नहीं सहजता उसको हो पाएगा, क्योंकि आपको उसको दिखाई देता नहीं। अब दूसरा, कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा भी कोई बात नहीं है। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, हाँ सही है। जो लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड में उसको बोल बोल के लिखाइए, बोल बोल के आंसर कराइए, तो क्या होगा? सुन के भी वो लिख सकता है, समझ सकता है, वो अलग चीज़ है। लिखने का तो वो अपना जो ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है वो तो कर ही लेगा, लेकिन समझ तो सकता है ना। सुन के तो कान तो है ना, उसको आँख नहीं है, दृष्टिहीन है, लेकिन कान तो है, सुनाई तो पड़ता है। तो वो आप कक्षा में जो लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। इससे क्या होगा? वो सुन के वो समझ सकता है जो भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ाते हैं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल से कार्य नहीं, सरल कार्य दो या फिर कोई कार्य दो। सरल कार्य और कठिन कार्य नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं तो आपके लिए सरल है, नहीं जानते तो आपके लिए कठिन है। तो सरल कार्य देने से भी वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। आपको सुनाई पढ़ना चाहिए, वो सुन के वो काम करता है अपना, दृष्टिबाधित या फिर ब्रेल लिपि का प्रयोग करता है, इसलिए उसके लिए ऑप्शन हो जाएगा सी। लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन आपका स्वलीनता। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक जो है पहचान विशेषता निम्न में से क्या है? स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, या फिर आवेगशीलता, या फिर अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, या फिर औसत से ऊपर बुद्धिलब्धि स्तर। तो ये जो स्वलीनता विकार से जो जूझते विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व का पहचान का विशेषता क्या है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान की विशेषता जो है क्या? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से अभिलक्षित होती है? प्रतिभाशील, इंटेलिजेंसी, या फिर जो आपका जो बच्चा का जो ब्रिलियंट है, इसमें जो इंटेलिजेंसी है वह किस पर परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर पर, या फिर बोध गम्यता का उच्च स्तर पर, या फिर कार्यों को आसानी से छोड़ देना, या फिर छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की असक्षमता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बोध गम्यता का उच्च स्तर होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बच्चों में जो प्रतिभाशाली या प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित है? आपका बोध गम्यता का उच्च स्तर होनी, जो वो आपका जो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फिर एक देखिए अभिलक्षण है, तो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपका हर एक सेक्शन में 2 क्वेश्चन भी पूछेगा। तो 5 सेक्शन होता है, CDP है, आपका मैथमेटिक्स है, EVS है,
हिंदी है, इंग्लिश है, तो 5 सेक्शन में 2-2 ही आपका कथन और तर्क वाला क्वेश्चन पूछता भी है, तो आपका 10 नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा, या फिर आप जो जान गए हैं, सीख गए हैं, तो आप 10 नंबर आपको ऐसे ही ऊपर हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह क्वेश्चन को आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आपका ऐसा नहीं क्या क्वेश्चन किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो उसको आप ज़्यादा पढ़ें, जिससे कम क्वेश्चन पूछता है उसको आप नहीं भी पढ़ें, कम भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछता है, हर सेक्शन से 2-2 क्वेश्चन पूछता है, तो आपका 10 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा। अभी कथन देखिए क्या है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान से सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए। एक अभिकथन है, विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। तो इसका तर्क देखिए क्या है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से जीवन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, आपका रीजन है। अब देखिए इसका आंसर क्या क्या होगा, क्योंकि इसमें तो आपका अब देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, एक सही करता है एक नहीं करता है, फिर ए सही है आर गलत है, फिर या फिर ए आर दोनों गलत है। तो इस तरह का विकल्प तो हर बार ऐसा ही रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको सही करना होता है ना, कि तर्क रीजन को पढ़ते हुए आपको इस तरह क्वेश्चन को सही करना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का मतलब हो गया ए और आर दोनों सही है, ठीक है, आपका रीजन भी सही है और अभी आपका असर्टेन भी सही है, अभिकथन भी सही है, तर्क भी सही है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आगे का, देखिए आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब विद्यालयों को नवीन ज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठचर्या पर बल देना चाहिए, सही बात है। तर्क देखिए, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है, तो यह भी सही है, क्योंकि बच्चा अध्यापक के सहयोग नहीं लेगा फिर उसको नवीन ज्ञान में सृजन करने का उसको अच्छा से मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बच्चा तो सीखता है किससे, शिक्षक के सहयोग से ही ना। इसलिए अध्यापक के सहयोग से ही नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की क्षमता होती है। इसलिए शिक्षक के बदौलत ही शिक्षार्थी एक अच्छा क्रिएटिविटी सृजन करता बन सकते हैं। इसलिए आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22, प्रश्न के 22 आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए। देखिए विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, या फिर पाठ्य पुस्तक से सीखना, या फिर संदर्भित जो संदर्भ रहित अधिगम हो उस पर बल देना, या फिर रचनात्मक अधिगम। तो विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, तो विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 का जो आपका सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रचनात्मक अधिगम। जो आपका क्रिएटिव जो लर्निंग होता है, खुद से करके जो सीखने का जो अधिगम है उस पर बल देना चाहिए। विद्यालयों को जो है जो खुद से करता है और उस पर जो सीखता है उसको वो आपका क्या होता है, उस पर बल देना चाहिए। वो क्रिएटिव लर्निंग होता है, जो रचनात्मक होता है वो आपका करके सीखना या क्या है उस पर बल अधिक देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सीखी गई सामग्री है उसको ज्यों करते हो कह देना, ऐसा कुछ नहीं। उससे क्या होगा, बच्चा ज़्यादा नहीं अधिक उसका लर्निंग में जो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यानी अधिगम को प्रभावित करना है तो फिर क्या करना है, खुद से करके सीखिए, तो आपको ज़्यादा रचनात्मक अधिगम पर ज़्यादा बल देना चाहिए एक विद्यालय को। ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक से सीखना, ये सब कुछ नहीं। तो आपका रचनात्मक अधिगम पर ज़्यादा बल देना चाहिए विद्यालय को। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रेरक अधिगम। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ावा देना, या फिर मानकीकृत पाठचर्या का अनुसरण करना। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है। इसके लिए क्या हो जाएगा, सेल्फ इवोल्यूशन हेतु अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है स्व आकलन हेतु अवसर देना, यानी बच्चे को खुद से इवोल्यूशन करने के लिए, नहीं खुद से वो जांच पड़ताल खुद क्वेश्चन करे, खुद आंसर करे, नहीं खुद पर सेल्फ इवोल्यूशन पर अवसर देना चाहिए उसको। और उसके बाद वो खुद से करेगा और खुद से करके सीखेगा, क्या होगा, वो इसका अधिगम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद से क्वेश्चन करेगा
और खुद से उसका अपने से जवाब करेगा। जैसे मैंने उसको क्वेश्चन दिया कि खुद से क्वेश्चन करो, अपने से क्वेश्चन लिखो, उसका सोल्यूशन करके हमको दिखाओ, क्योंकि वह इस तरह का क्वेश्चन को सीख चुका है। जब इस क्वेश्चन को सीख चुका है तो खुद से तो कर सकता है, और क्योंकि हमेशा शिक्षक उसके साथ तो रहेगा नहीं, तो फिर वो क्या होगा, वो अच्छा आकलन उसका नहीं हो पाएगा कि हर एक चीज़ को शिक्षक उसका कैसे कर पाता, नहीं सकता ना। तो खुद से आकलन खुद से कर लेगा जो बच्चा, तो वो क्या करेगा, उसका प्रवेश जो है क्या हुआ, प्रेरक अधिगम प्रवेश सृजन करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि स्व आकलन हेतु उस अवसर देना। यानी आपको खुद पर, यानी आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा, यानी आप केवल कोई पढ़ा दिया उसको आप लर्न कर लें, याद कर लें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा विकास होने वाला नहीं है। खुद से आप क्रिएटिव बनिए, रचनात्मक अधिगम कीजिए, तो फिर आपका विकास होगा। यानी सेल्फ, यानी आपको पढ़ाने से ज़्यादा खुद पढ़िए। टीचर तो पढ़ाता है और बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो फिर उसका भी विकास अच्छा से नहीं होगा। यानी खुद पर ज़्यादा बल दीजिए, स्व आकलन हेतु तो अवसर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, तो अच्छा अधिगम हो पाएगा। देखिए एक और तर्क, तो आप देख पाएँ कि 30 क्वेश्चन था, 30 में से आपका 3 क्वेश्चन दे दिया आपका अधिगम से, वो भी एक ही सेक्शन में। तो फिर इस तरह का 3 भी दिया तो क्या होगा, 5 सेक्शन है तो 15 नंबर तो आपका अधिगम और तर्क से ही आ जाएगा। एक अधिगम और तर्क ही कर लिया तो क्या हो गया आपका 15 नंबर, तो ऐसे ही सीटेट में आ जाएगा। तो इसलिए इस पर ज़्यादा जोर देंगे, और ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं लगा है अभी न्यू पैटर्न में। अधिगम अभिकथन देखिए, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। तर्क देखिए क्या है, योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य जो विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो इसमें क्या सही है, ए और आर दोनों सही है। आर का सही व्याख्या है, फिर ए आर साथ दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या नहीं करता है, फिर आपका बोलेगा फिर ए और आर दोनों सही है, फिर बोलेगा ए सही है तो आर गलत है। नहीं, इस तरह का आपका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 3 को क्वेश्चन आप कर लिए, तो आपको पता है कि ऑप्शन कैसा होगा। तो इसका सही उत्तर पे चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ए और आर दोनों गलत है। तो इस तरह का प्रश्न आप जानते हैं कि ऑप्शन हर बार क्या रहता है, ऐसा ही होता है। बस इसका क्वेश्चन आपका अभिकथन और तर्क को ही समझना आवश्यक है, क्योंकि ऑप्शन तो बदलाव नहीं होता, सभी क्वेश्चन में एक ही जैसा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 जो आपका 24 का है ना, 24 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, मतलब ए और आर दोनों गलत है। चलिए ए और आर क्या है, दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत। ए और आर क्या है, दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 24 का डी। चलिए इसको हम एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अभिकथन, अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये पहला मतलब अभिकथन आपका है। और आपका योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो आपका यह भी गलत है, यह भी गलत है। ऐसा कोई बात नहीं है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं, जिसके पास बहुत ज़्यादा योग्यता है उसी को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसके पास योग्यता कम है, देखिए बहुत ज़्यादा है, उसको केवल प्रोत्साहित करेंगे तो ये गलत है। उसको जो प्रोत्साहित वो तो अपना है ही है, उसके बाद जिसके पास कम भी योग्यता है उसको भी आप प्रोत्साहित कीजिए, ताकि वो भी अपना योग्यता को हासिल कर पाएँ। इसलिए ऐसा नहीं है, एक शिक्षक को ऐसा अवधारणा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास योग्यता है उसको सम्मान दो, उसको मतलब प्रोत्साहित करो, बाकी को मतलब हतोत्साहित करो। ऐसा नहीं, एक शिक्षक को मतलब आप सभी बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है कि आपके पास ठीक है वो तेज़ है तो उसको प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है, लेकिन जिसके पास जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है उसको भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो भी तेज़ बन सके। इसलिए विद्यार्थी को, सभी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए एक शिक्षक को। ऐसा नहीं कि केवल जो जिसके पास योग्यता है, जो तेज़ है उसी को प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा एक शिक्षक के लिए नहीं होना चाहिए। तो आपको सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए, योग्यता है उसको भी, जिसके पास योग्यता कम है, जिसके पास नहीं है उसको भी, ताकि बच्चा उस पर मतलब ध्यान केंद्रित कर सके, वो भी अपना योग्यता हासिल करने में लगे रहेंगे और वह कर भी सकता है। क्योंकि जिसके पास योग्यता है तो क्या, जिसके पास नहीं हुआ योग्यता हासिल नहीं कर सकता है। तो आपको प्रोत्साहित सभी को करना है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए वो पूरा केवल योग्यता है उसको ही विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये गलत है। फिर बोला देखिए योग्यता का अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य, ये तो अभिकथन था जो गलत है। और विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिकथन, ये भी गलत है।
यहाँ बोल रहा है योग्यता का अस्तित्व जो है अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो बहुत तेज़ हैं वही आपको प्रभावशाली तरीके से सीखने में प्रेरित करता है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो तेज़ बच्चा भी है उसको मन नहीं लगता है पढ़ने में तो वो नहीं सीखेगा, क्योंकि वो सीखने में तेज़ और कमज़ोर का कोई बात नहीं। जो ध्यान देगा और ध्यान से पढ़ाई करेगा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सब चीज़ करेगा तो वो प्रभावशाली तरीके से वो सीख सकता है। तो ऐसा नहीं कि जो बहुत तेज़ है, बहुत बच्चा होता है क्लास में जो खुद शिक्षक वो चीज़ को फील करता है, जो एक शिक्षक का कार्य कर रहे हैं वो चीज़ को फील करता है कि बहुत तेज़ है, वो भी ध्यान नहीं देता है। वो बहुत तेज़ है तो प्रभावशाली तरीके से सीख रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। उसको मन भी बहुत को नहीं लगता है। जो बहुत ज़्यादा तेज़ है उसमें बहुत सारा घमंड भी हो जाता है, और वो घमंड के कारण वो क्या होता है, प्रभावशाली तरीके से वो सीखने में वो असफल होते हैं। इसलिए पढ़ने के लिए या सीखने के लिए बहुत तेज़ होना जरूरी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है वो भी क्या है, वो ध्यान से सुन रहा है तो भी वो प्रभावशाली तरीके से वो सीखने में सीख सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो तेज़ है उसी को प्रभावशाली तरीके से सीखने पर जोर दो, ऐसा नहीं। आप जो तेज़ है वो भी कभी कभी क्या होता है, बहुत बच्चा जो अपने एटीट्यूड में अपना घमंड के कारण वो अच्छा से वो सीखता नहीं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो तेज़ है वही सीखता है। तो ये भी आपका रीज़न भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो जो शिक्षक है उस चीज़ को फील करता है, वो जो जानता है वो तो क्लास में वो हर चीज़ को देखता है। तेज़ होता है तो अपने आप में गुरूर हो जाता है और वो अपने पे बहुत ज़्यादा ये होने के कारण वो क्या होता है, वो इस चीज़ को नहीं सीख सकता और उसका जो है वो लेवल नीचे चला जाता है जो, तो वो चीज़ होता है। चलिए एक अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। देखिए समस्या पैदा जो होता है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, वो किसके कारण वो संभावना है। कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक शून्यमन्यता जिसको लचीलापन बोलते हैं, या फिर अपसारी चिंतन, या फिर विमर्शनात्मक लेखन। तो किसके द्वारा समस्या में अवरोध पैदा होने की संभावना रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कार्यात्मक स्थिरता, कार्यात्मक स्थिरता के कारण जो है वह समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। चलिए एक और आपका अभिकथन और तर्क से आप देख पाएँ कि इस सेट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। 4 तो हो ही गया होगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक सेट में आपका यदि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है तो बताइए, यदि 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो 4 5 20 क्वेश्चन आपको हो गया किससे, अभिकथन और तर्क से। तो सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया जो आपका अभिकथन और तर्क वाला सवाल को आप कर लिए तो आपका 20 से 22 नंबर आपका आसानी से आप सीटेट के एग्जाम में आप एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं। बाकी तो जो होगा तो हो गई, उसके प्लस हो जाएगा आपका 20 नंबर प्लस आपका हो जाएगा। इसका आपका यदि 100 कर पा रहे हैं और यदि इस तरह क्वेश्चन को सही करें तो आपका 120 हो जाएगा। तो हमेशा 20 नंबर आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा यदि आप इस तरह क्वेश्चन को अभिकथन और तर्क को आप सही करने लगें तो। चलिए देखते हैं क्या है 26 नंबर क्वेश्चन। अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। ठीक है, अब अध्यापकों चाहिए कि विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनकी अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तो कहने का मतलब ये तो सही कथन है, क्योंकि ये होना भी चाहिए कि विद्यार्थी में यदि कोई भ्रांति है, कोई सस्पेंशन है, कोई डाउट है, तो उसको पहले पहचाने कि क्या उसमें डाउट है, उसको पहचान कर उसका अनदेखा नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है उसका डाउट को, उसको क्या करना है, उसका चर्चा करना है, डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये आपका अभिकथन कर रहा है। अब आगे देखिए, यह भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप है। यह भ्रांतियाँ जो है क्या है, वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप हैं जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो यह जो आपका है, यह भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में अवधारणाओं के रूप है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो ये आपका तर्क है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपका 100% क्या है वो लॉजिकली भी है और आपका सही भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का क्वेश्चन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्यों करता है कि आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यापकों को चाहिए
कि वे विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनकी अनदेखी करने के बजाय उन पर चर्चा करें। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका अभिकथन क्या है, सही है, क्योंकि आप अध्यापक हैं और उस विद्यार्थियों में जो भ्रांति है, डाउट है, संशय है, उसको आप क्या करेंगे, पहचानिए। डाउट को देखिए क्या चीज़ में उसको मतलब शंका है, शक है, तो उसको भ्रांति को पहचान करिए। उसके बाद उनकी जो डाउट है उसको डाउट को अनदेखा नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके इग्नोर करने के बजाय उस पर चर्चा कीजिए, उसका डाउट क्लियर करने का कोशिश कीजिए और उसका डाउट को क्लियर कीजिए। तो ये आपका एक अध्यापक का ये जिम्मेवारी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो अभिकथन क्या होगा, सही हो गया। अब तर्क देखिए, यह भ्रांतियाँ वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप है, ठीक है, वो विकल्प है, वो यह बहुत बड़ी बात नहीं कि किसी में डाउट हो, स्टूडेंट है, डाउट होगा, वो डाउट होना स्वाभाविक है। तो भ्रांतियाँ वैकल्पिक रूप अवधारणाओं के रूप है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा समस्या नहीं है। वो भ्रांतियाँ तो वैकल्पिक है, विकल्प में वह अवधारणा होगा ही होगा, हर किसी को ये चीज़ होता है, तो वैकल्पिक है रूप है। और जो अक्सर विद्यार्थी, हर विद्यार्थी में ये चीज़ होता है और परिवेश के साथ अपना रहन सहन, अपने दोस्तों के साथ परिवेश में रहकर अंतःक्रिया करके वह आधार बनाता है। और वह क्या होता है, एक दूसरे से वो कोई नेगेटिव थॉट का एक बच्चा आया और उससे बातचीत करके वो अपने में भी वो धारणा डेवलप कर लिया और वो भी क्या हो गया, उसका शिकार हो गया अंतःक्रिया करके, क्योंकि वो किसी पे शक है, वो किसी पे शंका है, डाउट है, तो वो क्या करता है, उससे अंतःक्रिया करके और दूसरे के बच्चे के कारण वो भी अपने में भी वो डाउट ले लेता है, वो भ्रांति उसको भी पालने लगता है। और यह अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है, जो कि कोई फर्क पड़ता नहीं इससे क्या होता है, वो बच्चा को नुकसान होता है। तो ये चीज़ सबके साथ होता है, तो इसलिए आपका ये भी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो यह होता है सब में, वो चीज़ देखने को मिलता है कि वो किसी बच्चा को भ्रांति हो गया, वो बच्चा अब दूसरे बच्चा को भ्रांति उत्पन्न करेगा, ये तो अच्छा नहीं पढ़ाता, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो यहाँ पे अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ एक बच्चा में भ्रांति आया और दूसरे को वही चीज़ डाल देगा और वो भी उसको पालने लगेगा। और इस तरह से वो क्या होता है, उसमें ये चीज़ स्वाभाविक है। ये चीज़ किसी एक को डाउट हुआ, वो इसका मतलब नेगेटिव थॉट आया, वो दूसरे को उस पर थोप दिया, उस पर वो चीज़ आ गया, फिर इस तरह से वो सभी में वो चीज़ क्या होता है, वो होने लगता है। ये तो होता है, एक शिक्षक तो वो फील भी करता है, जो ये चीज़ वो कॉमन है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका भावनाएं हैं, इमोशन है, भावनाएं हैं। तो क्या भावनाएं हैं, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका है पहला भावनाएं। दूसरा आपका अधिगम पर किसी प्रकार का अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तीसरा आपका है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करता है। चौथा आपका है न तो अधिगम को प्रभावित करती है और न ही स्मृति को प्रभावित करती है। तो इस तरह का जो ऑप्शन आपका है भावनाओं का, एक कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वह करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो क्या है, अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करती है। तो अधिगम जो है वह क्या करता है, वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, ठीक है, अधिगम जो है महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लर्निंग जो है इफेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप सीखेंगे तो प्रभावित तो होगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हम बहुत कुछ सीख गए। तो आपको अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और साथ ही साथ स्मृति को भी प्रभावित करता है, जो मेमोरी है उसको भी वो इफेक्टिव करता है, क्योंकि आप सीखेंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा, तो मेमोरी भी क्या उससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थी सीखने के प्रति जो अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, देखिए सीखने के प्रति अभिप्रेरित, इन जो आपका जो लर्निंग होता है, इसके लर्निंग जो है आपका सीखने के प्रति अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट जो होता है सीखने के प्रति। और यदि आप क्या कार्य करेंगे तो सीखने के प्रति वो क्या हो जाएगा, वो सीखने में वो दिलचस्पी बढ़ाएगा, रुचि बढ़ाएगा। तो क्या मोटिवेशन आपको उसके लिए करेंगे, क्या अभिप्रेरित होता है, तो क्या कार्य आप करना चाहेंगे एक शिक्षक होने के नाते, और प्रासंगिक हो या फिर बिना किसी चुनौती वाला हो या फिर उनके जीवन से संबंधित हो या फिर बहुत ही अमूर्त हो, तो आप कैसा कार्य करना चाहेंगे जिससे विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होता है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कि आपका उनके जीवन से संबंधित हो। देखिए आप ऐसा कार्य करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते आप ऐसा कार्य करेंगे जो उनके जीवन से संबंधित हो, तब जाकर विद्यार्थी सीखने के प्रति जो है वह अभिप्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप यदि शिक्षक होने के नाते आप यदि ऐसा कार्य करेंगे जो उनके विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हो, आप वैसा कार्य करेंगे जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हो, तो जो है विद्यार्थी सीखने के प्रति अधिक
अभिप्रेरित होता है नहीं, वो मोटिवेट होता है लर्निंग के लिए, जो मोटिवेट होता है और सीखने में वो रुचि बढ़ाता है। तो आप ऐसा कार्य करेंगे जो उसके जीवन से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया आपका। इस तरह क्वेश्चन इस वीडियो में भी आप आगे देखें कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर एक अध्यापिका और अध्यापक को यह बात जानना चाहिए, हर एक अध्यापक और अध्यापिका को यह बात जानना चाहिए कि विद्यार्थियों को अधिगम को अधिक सहज और सुगम बनाने के लिए क्या कार्य अध्यापक को करना चाहिए। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विषय से संबंधित शब्द ज्ञान जो विषय से संबंधित जो जाल है के प्रयोग से बचना चाहिए। विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विषय से संबंधित जो है शब्द जाल है के प्रयोग से बचना चाहिए एक शिक्षक को। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो बहुत ही प्यारा उसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का ये जो सेट है इसका अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CDP का जो पेपर होता है इसमें आपका 30 नंबर का ही होता है और 30 में 30 आप स्कोर करिए, यह लक्ष्य बना लीजिए। और ये आपका CDP का लास्ट क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस ईयर से लिया गया है। चलिए तो ये आपका यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है। जो अधिगम जो होता है लर्निंग, इसमें का डिस्टर्ब होता है, किसके कारण वो डिस्टर्ब होता है, तो वो क्या है। तो पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना चाहिए, या फिर विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव हो, या फिर बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन हो, या फिर रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ हो। तो इस तरह से जो 30 नंबर क्वेश्चन जो आपका क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव हो। क्या है, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव हो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अधिगम में जो बाधा उत्पन्न होता है, इसके कारण तो विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव हो, इसके कारण क्या होता है, अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव हो, इससे वह अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपका जो CDP का जो क्वेश्चन था आपका 30 क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। बहुत ही अच्छे तरीके से उसको करने का कोशिश किया जो भी, और आगे फिर इस तरह से और भी वीडियो हम लाएंगे। और इस तरह से आपका CDP का जो CTET का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल से जुड़कर आप निश्चित रहिए। जुलाई जो 2023 वाला जो CTET होगा इसमें आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है, क्योंकि अब हम वैसे क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो आपको पूछा जाएगा ही और पूछेगा ही, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस को देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो टॉपिक उससे टॉपिक वाइज भी वीडियो लाएंगे। और प्रीवियस ईयर तो अब इतना कराएंगे जो आपको हर एक क्वेश्चन को आपको मतलब रटा देंगे और सभी क्वेश्चन को आप अच्छा से कर पे आएंगे। और आपका टारगेट रहेगा नहीं भी तो कम से कम 110 प्लस तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैथ को भी अच्छा से हम करेंगे, EVS रहे, CDP रहे, हिंदी अंग्रेजी सबको। क्योंकि आप बस सपोर्ट कीजिए इस चैनल को और इसके बाद आप इस पर जुड़े रहिए। आप निश्चित रहिए CTET आपका इस बार जो है CTET के लिए आप बाजी मारने वाले हैं इस चैनल से जुड़कर। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।